बायो का मॉड्यूल नंबर 2 निकालिएगा बच्चों। मॉड्यूल नंबर 2 जेनेटिक्स। मॉड्यूल नंबर 2 जेनेटिक्स वाला पार्ट, ये पार्ट हम बच्चों समझने जा रहे हैं। जेनेटिक्स वाले पार्ट के अंदर इस मॉड्यूल 2 में जेनेटिक्स को तो इंक्लूड किया गया, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक, बायोटेक के एप्लीकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्लांट ब्रीडिंग और बायोमोलिक्यूल, ये सारे टॉपिक मॉड्यूल 2 में इंक्लूड किए जाते हैं। इस मॉड्यूल 2 से बच्चों अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो नीट में अप्रोक्सीमेटली इस साल जो क्वेश्चन आए थे 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन केवल मॉड्यूल 2 से ही आ गए। मतलब ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि ये बॉटनी में भी इंक्लूड होता है और जूलॉजी में भी इंक्लूड होता है। ये टॉपिक जो है बॉटनी के इसमें भी आते हैं, जूलॉजी में भी आते हैं। तो इसके क्वेश्चन आपको बॉटनी वाले सेक्शन में भी मिलते हैं और जूलॉजी वाले सेक्शन में भी मिलते हैं। इसी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा जाते हैं। इसमें से तो केवल जो बायोटेक वाला पार्ट है उसी से इस साल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोटेक और उसके एप्लीकेशन से 11 प्लस क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी खास बात है कि इसको ज्यादा रटना नहीं पड़ता है। एक बार बस समझ में आ जाए तो ये बहुत टाइम तक हमें याद भी रहता है। स्पेशली हम जेनेटिक्स वाले बात करें तो जेनेटिक्स में बस आपको एक बार क्रॉस करना समझ में आ जाए कि इस प्लांट का इस प्लांट से कैसे क्रॉस कराना है, क्या जनरेशन में ऑफस्प्रिंग बनेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी में बनेंगे, क्रॉस करना आना चाहिए। बाकी तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये सब बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले जो हम चालू करेंगे वो जेनेटिक्स प्रिंसिपल वाला पार्ट होगा, फिर मॉलिक्यूलर, फिर बायोटेक, उसके एप्लीकेशन। इस तरह से एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम इसको पढ़ते चले जाएंगे। इस टॉपिक को हमें एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, मॉड्यूल से तो पढ़ी रहे, एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग का जो पार्ट है जेनेटिक्स वाला पार्ट, इसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत होते हैं। इसमें जैसे हम लोग थोड़ा आगे थ्योरी पढ़ेंगे, गैमेट फॉर्मेशन, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन, डायहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए हम इसको तो लिखेंगे पूरा, जेनेटिक्स वाला पार्ट तो हम मैक्सिमम लिख लेते हैं, लेकिन आगे जब मॉलिक्यूलर पढ़ते हैं तो उसको तो हम मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे। मॉड्यूल में सब कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको अच्छे से पढ़ते जाएं। साथ ही साथ हमें एनसीईआरटी भी कवर करें, क्लियर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। बायोटेक, उसके एप्लीकेशन, प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोब्स, ये तो ऐसे टॉपिक है जिनसे 100% एनसीईआरटी ही आती है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, तो सब कुछ हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। इवन अपने मॉड्यूल में भी ये जो टॉपिक्स हैं ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही लिखे, तो एनसीईआरटी में लिखा गया एस सच यहाँ लिखा गया, कोई ज्यादा डिफरेंस मैटर नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पे ही लिखा गया है। तो आप लोग चाहे तो मॉड्यूल से पढ़ें या एनसीईआरटी से पढ़ें, बात एक ही रहती है, जिसमें आपको सुविधा होती है आप उससे पढ़िएगा। लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीका होता है एक बार मॉड्यूल पढ़ ले फिर उसका एनसीईआरटी से उसको एक बार रीड कर ले। बेस्ट तरीका तो यही कहता है कि पहले एक बार मॉड्यूल में पढ़ लें फिर एनसीईआरटी में उसको रिवाइज करें। क्लियर। अभी जो आप लोगों का टेस्ट होगा 6 तारीख का, इसमें तो ये वाला पार्ट आ नहीं रहा है, लेकिन 6 के बाद जब भी टेस्ट होगा तो उसमें जेनेटिक्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट आएगा, जो भी हम पढ़ चुके होंगे, जितना भी हम पढ़ लेंगे वो तो आएगा ही। साथ ही साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्लांट ब्रीडिंग और बायोमोलिक्यूल, ये अचीवर प्लस में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन टेस्ट में आते जरूर है। तो आप लोग अभी से ही, मतलब जैसे आपका टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अपने हिसाब से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और उसको पढ़ने में कुछ ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि वो टॉपिक पूरी तरह से एग्जाम्पल ओरिएंटेड है। उसमें बस एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना होता है, कोई ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, बहुत इजीली आप उसको याद भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें कई कई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग जैसे आपका टेस्ट होता है उसके बाद ये मान के चलिए माइक्रोब्स आना ही है, तो माइक्रोब्स की आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स वाला सेक्शन। जेनेटिक्स के अंदर हम जेनेटिक्स में पहले जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मतलब मेंडलिज्म वाले सेक्शन को हम पढ़ते हैं। उसके बाद मेंडल के बाद की जेनेटिक्स आती है, जिसे बच्चों हम पोस्ट मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। इस पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर इंक्लूड किया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिक जीन, इन सबको बच्चों हम इंक्लूड करते हैं और ये सारा का सारा पार्ट कहलाता है पोस्ट मेंडलिज्म। फिर बच्चों हम इसी में ही लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं, सेक्स लिंकेज पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं, और लास्ट में जाके एक अच्छा टॉपिक बनता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसमें हम हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो टर्म है, ये टर्म डब्ल्यू बैटसन साइंटिस्ट ने दी है, टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स टर्म दी थी।
बात आती है जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स बच्चों दो चीजों की कंबाइंड स्टडी। जेनेटिक्स में एक तो हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की, और साथ ही साथ हम स्टडी कर देते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन दोनों की कलेक्टिव स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। बात आती है हेरिडिटी क्या चीज है। हेरिडिटी बच्चों ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। मतलब पेरेंट के जो कैरेक्टर है वो बच्चों में जा रहे हैं, तो उसको स्टडी करना वो हेरिडिटी है। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, नोटिस भी किया है कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो बच्चों की जो हाइट होती है वो भी ज्यादा होती है। इसका मतलब हाइट का कैरेक्टर कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, पेरेंट्स से बच्चों में। तो कैरेक्टर का ऐसे ट्रांसफर होना, इसी बच्चों स्टडी को कहा जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक तरह की स्टडी है जिसमें कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मान लीजिए एक मेल एलिफेंट है और एक फीमेल एलिफेंट है, तो इनका जो बच्चा होगा वो हमेशा एलिफेंट ही होगा, मतलब वही पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा। तो पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, उस स्टडी को हम नाम दे रहे हैं हेरिडिटी। लेकिन एक बात आपने ये भी नोटिस की होगी कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी तो शो करते हैं क्योंकि उन्हीं के कैरेक्टर अपने अंदर आए, लेकिन क्या हम अपने पेरेंट्स से 100% सेम है? नहीं, कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस आते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उनको कहा जाता है वेरिएशन। तो दो बातें हो गई, पहला तो कैरेक्टर का जाना हेरिडिटी, और जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वेरिएशन आ जाती है, इन दोनों का सम ही एक तरह से कहलाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में दो बातें हो गई, एक तो कैरेक्टर का जाना, और जाने के बाद ये डिफरेंसेस आ जाना, इन्हीं डिफरेंसेस को मिला के हम कहते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन मिला के कहलाता है जेनेटिक्स। अब बच्चों यहां पर एक वर्ड आता है, बच्चों को बड़ा परेशान करता है कि सर हेरिडिटी हम समझते हैं और कहीं कहीं पे लिखा आता है इनहेरिटेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? कहीं तो हेरिडिटी लिख देते हैं, कहीं इनहेरिटेंस लिख देते हैं। इनहेरिटेंस एक तरह की प्रोसेस है। इनहेरिटेंस बच्चों एक तरह की प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, वो जो प्रोसेस चल रही होगी उसी प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस। ऐसे समझिए, हाइट का कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में जा रहा है, बताओ उस स्टडी का नाम? स्टडी का नाम हेरिडिटी। लेकिन उस स्टडी को करने के लिए जो प्रोसेस चला रहे हैं उस प्रोसेस का नाम इनहेरिटेंस। अच्छा, वो प्रोसेस में क्या हुआ होगा? मेल के गैमिड बनेंगे, फीमेल के गैमिड बनेंगे, फर्टिलाइज होंगे, अगली जनरेशन आएगी, कैरेक्टर बनेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही होगी उसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, और उस प्रोसेस की स्टडी का नाम क्या कहलाता है? हेरिडिटी। कई जगहों पर तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि ये एक स्टडी है जबकि ये एक प्रोसेस है। जब आप बच्चों मॉड्यूल सोल्व करोगे तो उसमें टर्म मिलेगी लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। तो बच्चों का पेरेंट्स से सिमिलर होना, उसी को नाम दिया जाता है लाइक बिगेट्स लाइक। जैसे मेल एलिफेंट है, फीमेल एलिफेंट है, उनका बच्चा भी एलिफेंट ही। तो बच्चे किससे सिमिलर होते हैं? पेरेंट्स से। तो बच्चे अगर पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं तो उसके लिए टर्म लिखी जाती है लाइक बिगेट्स लाइक, और ये सब होता है इनहेरिटेंस की वजह से। तो इनहेरिटेंस की वजह से बच्चों अल्टीमेटली लाइक बिगेट्स लाइक, बच्चे पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं। एक टर्म आती है बच्चों, और वो टर्म कहलाती है जेनेटिक कैरेक्टर। बात आती है जेनेटिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर बच्चों उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो फाइनली जीन की वजह से बनते हैं। अगर कोई कैरेक्टर जीन की वजह से डेवलप हो तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम जेनेटिक कैरेक्टर नाम देते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझिएगा, आपको समझाने के लिए ये मैंने सेल को ड्रॉ किया। इस सेल के अंदर यहां पर ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम का ये एक छोटा सा पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने ड्रॉ किया है ये कहलाता है जीन। ये अच्छे से याद रखना, क्रोमोसोम बड़ा होता है या जीन? क्रोमोसोम तो काफी बड़ा है, क्रोमोसोम का छोटा पार्ट, ये जो छोटा पार्ट होता है, बताओ इस छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? जीन। अब ये जीन करती क्या है? जीन से सबसे पहले बनता है आरएनए। बताओ आरएनए से प्रोटीन। अब बच्चों ये जो प्रोटीन होते हैं यही प्रोटीन बनाते हैं एंजाइम। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आप जानते हैं क्या प्रोटीन ही होते हैं। फिर एंजाइम का काम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना, और इसी प्रोडक्ट की वजह से मान लीजिए अपनी हाइट बढ़ती है। ये जो प्रोडक्ट है अपनी हाइट को इनहेंस कर रहे हैं। अब ये जो हाइट है, क्या हमें अपनी हाइट दिखाई देती है? अपनी हाइट नजर आ रही है कि हाँ हाइट है? तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं यही अल्टीमेटली अपने बन जाते हैं कैरेक्टर, या यही एक तरह से बन जाते हैं अपना फिनोटाइप। ये कैरेक्टर या एक तरह का अपने फिनोटाइप्स हो गए।
इस कैरेक्टर को लाने के लिए मुझे बताओ, क्या जीन रिस्पॉन्सिबल है? सारा काम जीन नहीं किया है। जीन से ही आरएनए बने, प्रोटीन्स बने, प्रोडक्ट्स बने, हाइट बढ़ी। तो ऐसे कैरेक्टर जो जीन की वजह से बने, इन्हीं कैरेक्टर्स को नाम दे दिया जाता है जेनेटिक कैरेक्टर। आपसे पूछा जाए जेनेटिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर जो जीन की वजह से बनते हैं, जो भी कैरेक्टर जीन की वजह से बनते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को नाम दिया जाता है जेनेटिक कैरेक्टर। अब ये जेनेटिक कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अपनी हाइट भी एक जेनेटिक कैरेक्टर है, अपना स्किन कलर वो भी जीन की वजह से होता है, अपने हेयर स्ट्रेट है या कर्ली है वो भी जीन की वजह से होता है, आई कलर ब्लैक है ब्राउन है जीन की वजह से होता है। तो जो भी अपनी बॉडी में जीन की वजह से बनता है, उन्हीं कैरेक्टर्स को नाम दिया जाता है जेनेटिक कैरेक्टर। इनको बच्चों हम जेनेटिक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस जेनेटिक कैरेक्टर को लाने के लिए मुझे बताइए, क्या जीन होना चाहिए? ये तो सबसे मेन है, बिना जीन के तो काम हो ही नहीं सकता। तो जेनेटिक कैरेक्टर लाने के लिए सबसे पहली कंडीशन, जीन मस्ट बी प्रेजेंट। जीन मस्ट बी प्रेजेंट, जीन का होना बहुत जरूरी। जीन होगी तभी कैरेक्टर बनेगा। लेकिन अगर बच्चों केवल जीन होती, आरएनए प्रोटीन नहीं बनाती, तो क्या कैरेक्टर आ पाता? तो क्या उस जीन को आरएनए प्रोटीन बनाना पड़ेगा? आरएनए प्रोटीन बनाना पड़ेगा, मतलब उस जीन को यहां पर करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। जेनेटिक्स में हम ये शब्द बार बार बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का बनना, एक तरह से उसका क्या कहलाता है बच्चों? एक्सप्रेशन। तो जीन ने यहां पर क्या किया? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किया तभी कैरेक्टर बना है। तो साथ ही साथ जीन तो होना ही चाहिए, और मैं ये भी कहूंगा कि जीन एक्सप्रेस भी होनी चाहिए, उसका जीन का एक्सप्रेशन होना भी जरूरी है। एक और खास बात, जब इस जीन को एक्सप्रेस कराते हैं, तो जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए बॉडी के अंदर कुछ न कुछ सुटेबल इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। ये सुटेबल इन्वायरमेंट ही इस जीन को यहां पर एक्सप्रेस कराता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर हमें हाइट को बढ़ाना है, तो हाइट को बढ़ाने के लिए जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट कहलाता है ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन आप कह सकते हो। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वही ग्रोथ फैक्टर जाके इस जीन को एक्सप्रेस कराते हैं ताकि ये कैरेक्टर बन पाए। तो सोचिए, इस कैरेक्टर को लाने के लिए अल्टीमेटली देखा जाए तो तीन चीजें बहुत जरूरी है। कैरेक्टर लाने के लिए सबसे पहली बात, क्या जीन होनी चाहिए? जीन एक्सप्रेस भी होनी चाहिए, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। तीन चीजें मिलकर फाइनली कैरेक्टर आते हैं। हम बच्चों मेंडल के बारे में पढ़ेंगे आगे। मेंडल ने टोटल कैरेक्टर कितने चूज किए? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद होता है, कितने कैरेक्टर लिए थे? अब वो कैरेक्टर कैसे बने होंगे बताओ? उन कैरेक्टर को लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? फिर जीन ने क्या किया, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए उस तरह का इन्वायरमेंट भी हुआ होगा। अरे बात समझ में? तो एक कैरेक्टर को लाने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, जीन, जीन का एक्सप्रेशन और सुटेबल इन्वायरमेंट। ये तीनों मिलकर ही फाइनली जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम सबकी हाइट एक एज तक बढ़ती है। हम बच्चों जब तक 15-20 साल, 18-20 साल के होते हैं, तब तक अपनी हाइट जो बढ़नी है बढ़ती है। 18-20 साल के बाद अपनी हाइट बढ़ना बंद हो जाए। हाँ, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। एक रीजन तो आपको बताया भी जाता है कि एपिफाइसियल प्लेट जो होती है वो बंद हो जाती है। एक तो वो रीजन है। साथ ही साथ एक बात और बताओ, जैसे ही हम 20 साल के होते हैं, हमारे अंदर से हाइट की जीन को हम बाहर फेंक देते होंगे। हाँ, कि 20 साल के हुए, डॉक्टर के पास जाके जीन को बाहर निकलवा लिया। तो फिर बताइए अपनी हाइट क्यों बढ़ना बंद होगी? हाँ, वो जो जीन है, जीन तो अभी भी है, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस होना बंद कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उस तरह के ग्रोथ हार्मोन बनना बंद होता है। अरे कुछ समझ में आ रही है? बताइए, क्या बुढ़ापे में अपने अंदर हाइट की जीन है? बताइए, लेकिन वो हाइट की जीन वहां एक्सप्रेस, बताओ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और लेके समझाता हूं। हमारी बॉडी में इंसुलिन की जीन कहां है? हाँ, बिल्कुल सही, बॉडी की हर सेल, किसी भी सेल में आप देखो इंसुलिन की जीन है। मैं आपसे पूछूंगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन कहां होता है? पेनक्रियास की अल्फा सेल या बीटा सेल? तो बीटा सेल में इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या इंसुलिन की जीन यहां है? जीन तो यहां है, लेकिन जीन होना सब कुछ नहीं है। क्या यहां इंसुलिन बन रहा है? स्किन में क्यों नहीं बन रहा? एक्सप्रेस नहीं हो रही है। एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उस तरह का एनवायरमेंट नहीं है। तो जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। अरे जीन तो बॉडी की हर सेल में एक जैसी है। मैं अपनी बॉडी की कोई सी भी सेल निकालू, मेरी नहीं,
आपके भी मैं कोई सी भी सेल निकालू, हर सेल के अंदर जीन तो सेम है। अरे जो जीन मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है, लेकिन सबके अंदर क्या वेरी करता है, एक्सप्रेशन। तो मेन ये नहीं कि जीन हो, जीन के साथ साथ उसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और ये एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, ये इन्वायरमेंट पे बहुत इफेक्ट होता है। ये इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे ये इन्वायरमेंट यहां पर हो गया हार्मोन से, इसी तरह से ये इन्वायरमेंट वाइटामिन विटामिन हो सकते हैं, इसी तरह से ये न्यूट्रिशन हो सकता है, अपना खाना पीना, वो भी एक तरह का इन्वायरमेंट है, वो जीन को एक्सप्रेस कराने में काम में लिए। तो ध्यान रखिएगा, केवल जीन से काम नहीं चलता, जीन का एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर? एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इंटेलिजेंस। हम सबको इंटेलिजेंट बनाने के लिए कहा जाता है कि इंटेलिजेंसी के लिए टोटल 25 जीन्स काम करती है, 25 जीन ने मिलकर हमें बुद्धिमान बनाया है। अब हम सबके अंदर इंटेलिजेंसी की सबके पास अच्छी अच्छी जीन है, लेकिन फिर वही बात है, जीन होना सब कुछ नहीं है। जीन का एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए उस तरह का एनवायरमेंट देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अरे बात समझ में? तो केवल जीन होने से काम नहीं चलता है, जीन का एक्सप्रेशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे कभी आपसे पूछूं कैरेक्टर कैसे बनता है, कुछ समझ में आया? कैरेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर वो जीन क्या करती है, और उसी से अल्टीमेटली क्या बनते हैं, कैरेक्टर। क्या आप लोगों को ये कैरेक्टर दिखाई देते हैं? अरे अपनी हाइट दिखाई दे रही है, स्किन कलर दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देते हैं, जो हमें नजर आ जाते हैं, इन्हें कहा जाता है फिनोटाइप। जो हमें दिखाई देते हैं वो एक तरह से क्या बन जाते हैं, फिनोटाइप। और ये जो जीन अपनी बॉडी में बैठी है, क्या दिखाई देती है? जीन दिखाई नहीं देती, और जीन के इस टाइप को नाम दिया जाता है जीनोटाइप। बताओ, जो दिखाई देगा वो, और जो जीन हमारे अंदर बैठी हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, जीनोटाइप है, इसी जीनोटाइप से क्या अल्टीमेटली फिनोटाइप बना है? जीनोटाइप से किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप फिनोटाइप तभी बना पाता है जब इसके साथ यहाँ पर सुटेबल इन्वायरमेंट हो। तो सुटेबल इन्वायरमेंट होगा तभी क्या बना पाएगा, फिनोटाइप। तो जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट मिलकर क्या बना देते हैं, फिनोटाइप। एक बार तो नीट में क्वेश्चन आ गया था बहुत साल पहले, फिनोटाइप किस किस का रिजल्ट है, तो क्या बताओगे, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी जरूरी होता है, क्योंकि जीन होने से काम नहीं चलता, एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, और एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए, उसका इन्वायरमेंट। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? इसमें कुछ बातें फटाफट लिख लो। genetics term given by W. Batson. Term given by W. Batson. जेनेटिक्स होती क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with heredity and variation. Which deal with heredity and variation. फिर वर्ड आता है हेरिडिटी, क्या चीज है हेरिडिटी? हेरिडिटी, हेरिडिटी, द स्टडी ऑफ heredity, the study of transmission of genetic character, the study of transmission of genetic character from parents to offspring, from parents to offspring. आगे वेरिएशन, वेरिएशन क्या चीज होती है, वेरिएशन differences present among the member of same species. Differences present among the member of same species. अच्छा, ये वेरिएशन आते किसकी वजह से? हाँ, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, और म्यूटेशन, और
independent assortment. तो लिखिए variation arise due to variations arise due to mutation, crossing over, mutation, crossing over, and independent assortment. इन सब के बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, म्यूटेशन भी समझेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। क्लियर? उनसे कैसे वेरिएशन आती है आगे समझ आएगा। एक वर्ड और ये भी लिख लो, इनहेरिटेंस। बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि सर ये इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस, द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, द प्रोसेस ऑफ transmission of the process of transmission of genetic character, the process of transmission of genetic character from parent to offspring, from parent to offspring, from parent to offspring. Clear? एक वर्ड लिखना, like begets like। इसका मतलब क्या होता है? Like begets like। Offsprings are similar to their parent. Offsprings are similar to their parent. आगे देखिए, जेनेटिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर, कैरेक्टर which is result of gene, कैरेक्टर which is result of gene। जीन का जो रिजल्ट होता है, जीन से जो फाइनली बनता है, वही क्या कहलाता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर विच इज रिजल्ट ऑफ जीन। आगे लिखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, पहला पॉइंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फर्स्ट, जीन मस्ट बी प्रेजेंट, जीन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा, जीन मस्ट बी एक्सप्रेस, gene must be expressed। Third, for expression, suitable condition required, for expression suitable condition required। अच्छा, suitable condition क्या क्या हो सकती है? एक्सप्रेशन कराने के लिए, जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हार्मोन्स तो लिख लीजिए, सुटेबल कंडीशन, एग्जांपल हार्मोन्स। और क्या हो सकते हैं? विटामिन्स, विटामिन जो होते हैं। इसी तरह से न्यूट्रिशन, अपना जो खाना पीना है। और भी हो सकते हैं टेम्परेचर, ये भी एक तरह का सुटेबल इन्वायरमेंट हो सकता है। तो अलग अलग जीन के एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। जरूरी कि हर जीन के लिए सेम इन्वायरमेंट हो, अलग अलग जीन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट हो सकता है। हाँ, कुछ जीन ऐसी भी होती है जो बिना इन्वायरमेंट के भी एक्सप्रेस हो जाती है, जो हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है बिना इन्वायरमेंट के। अच्छा, एक लाइन और लिखिएगा, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू फिनोटाइप। जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू फिनोटाइप। अच्छा, जीनोटाइप क्या चीज होती है? जीन। ये जीनोटाइप कुछ और नहीं, जैसे हम बोलते हैं जीनोटाइप मतलब जीन, और फिनोटाइप मतलब जो अपीयर हो रहा है, कैरेक्टर। जेनेटिक्स के अंदर कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन साइंटिस्ट के बारे में बच्चों में अच्छे से पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन कंट्रीब्यूशन में, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले नंबर पर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में सबसे पहला आता है, और वो है ग्रिगोर जोहान मेंडल।
ग्रिगोर जोहान मेंडल। इसमें बस एक लाइन लिख लो, डिटेल में आगे सब पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में डिटेल में आगे आएगा, अभी इतना लिख लो, ग्रिगोर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो एक तरह से मेंडल साहब, मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा, मेंडल ने किस प्लांट पे वर्क किया होगा? मेरे ख्याल सभी बच्चे जानते हैं, ये तो सबको याद होता ही है। कौन से प्लांट पे काम किया था? पी प्लांट, मटर के पौधे पे। उस मटर का बोटनिकल नेम, ये जो मटर उन्होंने यूज किया था वो गार्डन पी था या स्वीट पी? गार्डन पी, स्वीट पी नहीं। कौन सा था? गार्डन। गार्डन पी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गार्डन में ग्रो करवाया था, इसी बेसिस पे उसको गार्डन पी कहा जाता है। क्लियर? और ये गार्डन पी कुछ और नहीं, ये वही मटर है जिसको हम खाने में यूज करते हैं। तो जो खाने में मटर यूज करते हैं ना, उसी पे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, ही परफॉर्म्ड वर्क ऑन गार्डन पी। आप गार्डन पी लिखना बेटे, पी तो याद रहता है लेकिन याद नहीं रहता है, गार्डन था या स्वीट था, गार्डन पी। उसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवा। तो स्वीट पी का नाम क्या था? लेथाइरस ओडोरेटस। अगले नंबर पे साइंटिस्ट रहते। अच्छा, मेंडल के बारे में डिटेल में बहुत सारी बातें, ये कब पैदा हुए थे, कौन सी ईयर में एक्सपेरिमेंट चालू किया था, कितने साल तक काम किया था, कौन सी बुक में पब्लिश किया था, क्यों इनके काम हिडन रहे, बहुत सारी बातें। मेंडल की हिस्ट्री पूरी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये तब समझाएंगे जब मेंडलिज्म पढ़ेंगे ना। तो पहले हम टाइमोलॉजी सब कंप्लीट करने के बाद मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो वहां समझा देंगे। इनसे तो एक क्वेश्चन आजकल मेंडल की हिस्ट्री से आ जाता है। पुराने टाइम पे आजकल ये 2-3 सालों में से क्वेश्चन आए हैं कि मेंडल ने कब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, किस प्लांट पर किए थे। तो इसके पार्ट एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। सेकंड नंबर पे हम साइंटिस्ट ले रहे हैं और वो है डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अच्छा, इन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है क्योंकि जेनेटिक्स का जो मॉडर्न फॉर्म प्रेजेंट किया था वो एक तरह से मॉर्गन साहब, एक तरह से बेटसन साहब ने रिप्रेजेंट किया था। एक्चुअली में जब हम मेंडल की बातें पढ़ेंगे तो मेंडल की बातों में हम सीखेंगे कि मेंडल हर चीज को फैक्टर से समझाया करता था। मेंडल की जेनेटिक्स में कॉमन शब्द आता फैक्टर। वो ये कहता था जैसे ये टी, तो मेंडल इसको क्या कहता था? फैक्टर। एलील नहीं बोलता था, क्या बोलता था? ये अलील शब्द बाद में किसने यूज किया? बेटसन। ये बेटसन की देन है। मेंडल तो इसको क्या कहता था? फैक्टर। अच्छा, ये भी लिखा, बताओ ये भी क्या है? बताओ दोनों फैक्टर कैसे? सेम। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा टी और एक लिखा स्मॉल टी, दोनों फैक्टर क्या अलग अलग है? तो मेंडल इसको कहते था ये सिमिलर फैक्टर है और ये डिसिमिलर। लेकिन बाद में जब बेटसन साहब आए, उन्होंने क्या कहा, अगर दोनों सेम टाइप के हो तो ऐसी कंडीशन का नाम होमोजाइगस, अलग हो तो हेट्रोजाइगस। हम जेनेटिक्स में क्या होमो हेट्रो यही पढ़ते हैं? तो जेनेटिक्स का जो मॉडर्न फॉर्म जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न फॉर्म एग्जैक्टली किसने रिप्रेजेंट किया था? डब्ल्यू बेटसन। इसलिए बेटसन को कहा भी जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने कौन कौन सी टर्म लिख लीजिए, ही गेव फॉलोइंग टर्म, ही गेव फॉलोइंग टर्म। इन्होंने जो टर्म दी थी उसमें सबसे फर्स्ट लिखिएगा जेनेटिक्स, ही गेव फॉलोइंग टर्म। जो पहली टर्म इन्होंने दी थी वो थी जेनेटिक्स। और लिखिए सेकंड अलील। अलील टर्म भी इन्हीं की देन है, जो अलील हम बोलते हैं ना वो सब इन्हीं की देन है। थर्ड होमोजाइगस। फोर्थ हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलील, ये सारी टर्मिनोलॉजी किसने दी है? बेटसन ने ही दी। अगले नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं और वो है टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? मॉर्गन। इन्होंने बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और शायद याद हो आप लोग को किस पर काम किया?
क्या इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर काम किया था? ड्रोसोफिला, इसे बच्चों हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट फ्लाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है। आप लोगों ने कभी ड्रोसोफिला को देखा है? हाँ, मेरे ख्याल से सबने देखा भी होगा, और नहीं भी देखा हो तो कभी ध्यान से नोटिस करना, जहां पर ये फ्रूट का जूस निकालते हैं, तो जूस निकालने के बाद वो कचरा होता फेंक देते गार्बेज, उस कचरे पर आप देखना छोटी छोटी मक्खियां भिन भिनाती रहती है। वही छोटी छोटी मक्खियां एक तरह से ड्रोसोफिला ही। तो ड्रोसोफिला पर वर्क करने वाले साइंटिस्ट पीएच मॉर्गन थे। अच्छा, मॉर्गन साहब ने जब ड्रोसोफिला पे काम किया था तो कई सारी टर्मिनोलॉजी दी थी, जिसमें इन्होंने लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी टर्म दी थी। आप लोगों को बच्चों जब मैं आगे लिंकेज के बारे में पढ़ाऊंगा तो लिंकेज पढ़ाने में लगभग अप्रोक्सीमेटली, लिंकेज पढ़ने में हमें लगभग 2 लेक्चर 2.5 लेक्चर लग जाते हैं। 2-2.5 लेक्चर काफी बड़ा सा टॉपिक होता है, इतने टाइम में हमें लिंकेज खत्म होती है। जब हम पूरी लिंकेज आपको समझा देंगे, वहां से फिर क्वेश्चन आएगा, लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन। हाँ, अरे इतनी बड़ी लिंकेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो यही आता है कि लिंकेज टर्म किसने दी थी? मॉर्गन ने। और इन्होंने किस पर काम किया था? ड्रोसोफिला। तो एक लाइन लिख लीजिए इनके बारे में। ही परफॉर्म्ड वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, जिसे हम एक नाम और देते हैं, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। अच्छा, इन्होंने कौन कौन सी टर्म दी थी वो भी लिख लो। ही गेव लिंकेज, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी। लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, इन सारी टर्मिनोलॉजी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मॉर्गन। नेक्स्ट नंबर पे समझने जा रहे हैं और वो है और ए गैरट। ए गैरट, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अच्छा, ए गैरट ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर है। इन ए गैरट से आपने सबसे पहले ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को बताया था, और इन्होंने जो सबसे पहली डिसऑर्डर खोजी थी उस डिसऑर्डर का नाम था एल कैप्टोन्यूरिया। इस एल कैप्टोन्यूरिया को बच्चों एक नाम और दिया जाता है, ब्लैक यूरिन डिजीज। इसमें यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लैक यूरिन डिजीज होती है, एल कैप्टोन्यूरिया, इस डिजीज के अंदर एक एंजाइम की कमी होती है। उस एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम की कमी? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। आप लोगों को अभी वो याद नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल में डिजीज वाले चैप्टर में आपको बता दिया जाए, वहां पर लिखा भी है, तो आप लोग इसको वहीं पे समझ लीजिएगा, यहां मत लिखो। यहां तो बस एक ने लिख लो, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन, he discovered first human genetic disease L कैप्टोन्यूरिया। एल कैप्टोन्यूरिया, ब्रैकेट में इसका एक नाम लिखना, ब्लैक यूरिन डिजीज। अच्छा, साइंटिस्ट में बच्चों एक साइंटिस्ट और है, आर-सी पनेट। आर-सी पनेट, पनेट साहब, ये बच्चों एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट है। एक बार तो नीट में ही पूछ लिया गया था, बताओ ये क्या है? ब्रिटिश जेनेटिस्ट। इन ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने पनेट स्क्वायर को डेवलप किया था। इन्होंने बच्चों पनेट स्क्वायर को डेवलप किया था, और इसी पनेट स्क्वायर का एक नाम और दिया जाता है, चेकर बोर्ड। जो हम चेकर बोर्ड बोलते हैं, पनेट स्क्वायर बोलते हैं, वो डेवलप करने वाले आर-सी पनेट ही थे। अच्छा, ये पनेट स्क्वायर किस काम में लिया जाता है?
मान लीजिए बच्चों हमें एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये प्लांट 1 है, और ये बच्चों यहां पर प्लांट 2 है जिसका जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल। ये प्लांट 1 जिसका जीनोटाइप ये है, प्लांट 2 इसका जीनोटाइप। हमें इन दोनों प्लांट का आपस में क्रॉस करना है, और जब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो अगली प्रोजेनी में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, अब उसको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इन दोनों प्लांट में से एक प्लांट को तो फीमेल की तरह ले लेते हैं और दूसरे प्लांट को एज अ मेल की तरह ले लेते हैं। दो प्लांट में से एक फीमेल बन गया, एक मेल बन गया। अब इनमें से जिसको फीमेल की तरह बनाया, इसके सबसे पहले यहां बनाए जाते हैं गैमिट्स। अच्छा, इनसे जो गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स बनाते टाइम कुछ नहीं, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो। जैसे यहाँ टी स्मॉल टी है तो इनको अलग करके लिख दो, यहाँ टी लिख दो, यहाँ स्मॉल टी लिख दो। बताओ ये क्या बन गए, गैमिट। इससे कितने गैमिट बने, 2। बताओ इससे कितने बनेंगे। अब बच्चों यहां पर जब आपने इनको गैमिट को लिखा, तो जब आप वर्टिकली लिखोगे तो फीमेल गैमिट को, और हॉरिजेंटली लिखोगे तो मेल गैमिट। अब यहां पर जब इनको आप अरेंज करोगे तो अरेंज करते टाइम यहां पर एक ऐसा बोर्ड बनेगा। अब इस बोर्ड को आप खुद सोल्व करो, बताओ यहां क्या है। सभी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कैपिटल टी कैपिटल टी, अगला 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 स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या चारों बना सकते हो। अब इन चारों में से मैं पूछूंगा जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उस ऑफस्प्रिंग में कैपिटल टी वाले कितने बनेंगे। हाँ 1, इसकी परसेंटेज निकालो। हाँ 1 कितने में से, 4 में से, तो 1 आउट ऑफ 4। परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या यहाँ 25% आ जाएगा। बताओ परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या इस चेकर बोर्ड का यूज किया। बताओ मुझे टी स्मॉल टी वाले ऑफस्प्रिंग का पता करना है, बोलो बोलो। बताओ टी स्मॉल टी ये भी है ये भी है, कितने हैं 2, कितने में से 4 में से, इंटू 100, बोलो कितना आ जाएगा 50। स्मॉल टी वाले निकालो, 1 आउट ऑफ 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा 25। तो क्या इतना आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग इनकी परसेंटेज निकाल सकते हो, टी टी इतना परसेंट, टी स्मॉल टी इतना परसेंट, स्मॉल टी इतना परसेंट है। तो इनके इजीली आप आंसर दे सकते हो। तो एक क्वेश्चन मेरा, इस चेकर बोर्ड का पर्पस क्या है, चेकर बोर्ड हम बनाते क्यों। हाँ, चेकर बोर्ड बनाने का मेन फायदा है ऑफस्प्रिंग में जो जीनोटाइप आया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या परसेंटेज है, ये निकालना है। ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप में क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंटेज बनेगा, इसको पता निकालने के लिए हम ऐसा बोर्ड बनाते हैं, और इसी बोर्ड का नाम दिया जाता है चेकर बोर्ड। बताओ चेकर बोर्ड पहली बार किसने बनाया, आरसी पनेट। ये क्या है, ब्रिटिश जेनेटिस्ट है। अरे बात समझ में। तो एनसीईआरटी में हमने इनके बारे में लिखा भी है, तो एक दो लाइनें आप लिख लो। आरसी पनेट, ब्रिटिश जेनेटिस्ट, ब्रिटिश जेनेटिस्ट। नेक्स्ट लिखो, he developed Punnett square, he developed Punnett square। इसका एक नाम और लिख सकते हो, चेकर बोर्ड। he developed Punnett square, एक नाम और इसका चेकर बोर्ड। और Punnett स्क्वायर का यूज क्या है, देखिए इसमें इट इज, चेकर बोर्ड क्या होता है, तो इट इज ग्राफिकल या डायग्रामेटिक, कुछ भी आप लिख सकते हो। इट इज डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, it is a diagrammatic presentation to calculate the probability of, to calculate the probability of all possible, to calculate the probability of all possible genotype, all possible genotype of offspring, genotype of offspring in a genetic cross, in a genetic cross। एक जेनेटिक क्रॉस में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी उसको पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एनसीईआरटी में सेम यही लाइन लिखी है जो मैंने आपको लिखवाई, एग्जैक्ट लाइन यही लिखी होती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को टोटल 5 साइंटिस्ट बनाए। इन 500 साइंटिस्ट से क्या क्वेश्चन आते हैं फटाफट अच्छे से बता दे रहा। लिंकेज टर्म किसने दी, हाँ भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते जाए भूलते भी जाओ, सब याद भी होना चाहिए। लिंकेज टर्म मॉर्गन। बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स,
फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, कैरट। किसने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दी? मॉर्गन। एलील शब्द किसने दिया? बैटसन। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म, बैटसन। फिर आरसी पनेट क्या है? ब्रिटिश जेनेटिस्ट। इन्होंने क्या पनेट स्क्वायर बनाया था? इस पनेट स्क्वायर का पर्पस क्या है? प्रोबेबिलिटी पता करना, ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी उसको पता करने के लिए इसे बॉक्स बनाते हैं, और इसी बॉक्स का नाम क्या कहलाता है? पनेट स्क्वायर। ये जो बॉक्स बनते हैं इनको हम पनेट स्क्वायर के नाम से। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम है ये मैंने आपको बताया। अब इनमें से 3 साइंटिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेंडल, मॉर्गन और पनेट। आपके एनसीईआरटी में इन तीनों का जिक्र किया गया है, तीनों के बारे में बताया गया है, तो आप लोग ये 3 तो अच्छे से याद रखिए। 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इनके और भी आगे आएगा भी। हम बच्चों जेनेटिक्स में अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझने जा रहे हैं। जब भी बच्चों जेनेटिक्स की बात आती है तो इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली जो टर्म हम सीखने जाते हैं और वो कहलाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर को आप लिख सकते हो फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली टर्म कैरेक्टर। कैरेक्टर किसे कहते हैं? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्पेशल फीचर होता है उसी को बच्चों उसका कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे हम अपनी ही बात करें, हमारी बॉडी में कई सारे फीचर्स, जैसे हमारी हाइट क्या अपने आप में फीचर है, तो ये हमारा कैरेक्टर है। हमारा स्किन कलर अपने आप में फीचर है, तो वो अपना कैरेक्टर है। हमारी आई कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लू है, वो अपना कैरेक्टर है। हेयर स्ट्रेट है, करली, वो अपना कैरेक्टर है। तो अपनी बॉडी में से जितने भी फीचर्स हैं उन्हीं फीचर्स को कहा जाता है अपने कैरेक्टर। इन्हें बच्चों हम कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या ये कैरेक्टर प्लांट में होते होंगे? प्लांट में भी कई कैरेक्टर है। जैसे प्लांट के अंदर ये बच्चों मैंने प्लांट की हाइट को बताया, ये प्लांट की हाइट बताओ अपने आप में क्या बन गई? कैरेक्टर। प्लांट के अंदर बच्चों इस तरह से ये फ्लावर लगे, बताओ ये फ्लावर का कलर, ये क्या है? कैरेक्टर। प्लांट के अंदर ये जो पोड होता है, पोड जानते हो? अच्छा, पोड किसको कहते हैं? हाँ, अरे मटर की फली। मटर की जो फली है, फली के लिए क्या बोला जाता है? पोड। इस पोड को मैं और अच्छे से बोलूं, क्या यही इसका फ्रूट भी है? तो कई जगह कंफ्यूज करने के लिए पोड के बजाय वो फ्रूट कलर दे देते। अरे समझे ना, पोड कलर कहूं या फ्रूट कलर कहूं, बात एक ही है। अरे उसका फ्रूट ही तो पोड है एक तरह से। अच्छा, ये जो फ्रूट है इसका शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है? इसके अंदर बैठे होते हैं, बताओ पोड के अंदर ये क्या चीज होती है? सीड। क्या सीड का भी कलर होता है? डोमिनेंट कौन सा होता है? येलो हो, आगे पढ़ाएंगे हम इसके बारे में। येलो जो होता है वो कौन सा होता है? डोमिनेंट। तो इस तरह से बच्चों ये इसके कैरेक्टर है। तो एक प्लांट में एक कैरेक्टर होते हैं बहुत सारे, तो ये जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी इसके फीचर है, ये सारे के सारे कैरेक्टर के नाम है। इसी कैरेक्टर में आप एग्जांपल लिख लेना वहां पे। कैरेक्टर के एग्जांपल में प्लांट हाइट एक कैरेक्टर हो गया। अच्छा, मेंडल ने ऐसे कितने लिए थे? 7। प्लांट हाइट है, और हो सकता है फ्लावर कलर है। आप तो एक दो नाम लिख लो बस, बाकी डिटेल में आगे सब आ जाएगा। सातों के सातों कैरेक्टर हम समझेंगे आगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे आएगा वो है ट्रेट। ट्रेट किसे कहते हैं? देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं उन्हीं को नाम दिया जाता है ट्रेट। अच्छा, यहां पर बच्चों मैंने प्लांट हाइट, ये प्लांट हाइट क्या है? कैरेक्टर। अब बच्चों ये जो प्लांट हाइट है दो तरह से हो सकती है, या तो प्लांट बड़ा हो सकता है मतलब टॉल, या छोटा हो सकता है मतलब ड्वार्फ। तो बताओ, ये जो टॉल और ड्वार्फ होते हैं, ये टॉल ड्वार्फ अपने आप में क्या बन जाते हैं? ट्रे। ये सब अच्छे से याद रखना। हाइट क्या है? बोलो बोलो बोलो। और टॉल ड्वार्फ, ट्रे। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने यहां पे लिखा पी प्लांट में फ्लावर कलर, और यहां पर फ्लावर कलर दो तरह से हो सकते हैं, या तो होते हैं फ्लावर कलर में वॉयलेट और या व्हाइट। सभी बच्चे बताना वॉयलेट व्हाइट क्या है, और ये फ्लावर कलर क्या है?
अच्छा, मैंने कहा ब्लड ग्रुप 4 हो सकते हैं, A B बताओ ये क्या है और ये क्या है? क्या कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ट्रेट में बस एक एग्जांपल लिख लो, प्लांट हाइट तो कैरेक्टर है, टोल डॉट लिख देना ट्रेट है। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? हाँ, तो ट्रेट कितने लिए? डबल कर दूंगा ना। हर कैरेक्टर के कितने ट्रेट चलते जाते हैं? दो दो। थर्ड नंबर पे जो डेफिनेशन देते हैं और वो है जीन। थर्ड नंबर पे उससे मिलने जा रहे हैं जीन। इसी जीन को मेंडल के शब्दों में कहें तो इसे कहा जाता है फैक्टर, या इसी को एक नाम और कुछ साइंटिस्ट इसे एलिमेंट के नाम से भी जानते थे। अच्छा, फैक्टर जो है ये टर्म मेंडल ने दिया और जीन टर्म जॉनसन साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम ही नहीं लिखना अपने को। तो फैक्टर के बारे में याद रखो, ये मेंडल ने दिया था। अब ये जीन क्या होता है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरी जेनेटिक्स पढ़ने के बाद बच्चा के पूछता है सर ये जीन क्या होता है, तो हम पहले से ही ध्यान रखे ना, ऐसे नहीं कि जेनेटिक्स पढ़ने के बाद पूछो कि सर ये जीन क्या था। यहाँ पे ये बच्चों आपको सिखाने के लिए मैंने क्रोमोसोम को ड्रॉ किया है। अच्छा, इस क्रोमोसोम के अंदर आप सभी बच्चे बताइएगा, जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो सेल साइकिल की शुरुआत होती है जीवन से। सभी बताएं, जीवन के बाद अगली स्टेज एस के बाद G2 के बाद एम में पहला पार्ट प्रोफेज, फिर और साइटोकाइनेसिस के बाद दो सेल बन जाती है ना, ये सीक्वेंस तो सबको पता है। अब ये जो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये मान के चलो कि सेल या तो G1 स्टेज में है या G0 स्टेज। G0 याद है, मतलब जहां डिवीजन नहीं हो रहा है, डिवीजन रुका हुआ है, तो बस ये मान के चलो कि हम वही G0 वाली स्टेज में रुके हुए हैं और उसी में ही हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जो जेनेटिक्स हम समझते हैं एक तरह से G0 स्टेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर यहां पर डीएनए रखा होगा, बताओ G0 की बात कर रहा हूं, G1 की बात कर रहा हूं, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होंगे? कितना होगा? एक। और एस में पूछू तो, अरे एस में डीएनए कितने हो जाएंगे? ये दो क्यों हो जाते हैं? अरे सबको पता है, क्या डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है? अब बच्चों यहां पर ये पूरा डीएनए इतना बड़ा एक क्रोमोसोम में एक लंबा सा डीएनए है। अब इस क्रोमोसोम का हमने क्या किया, यहां पर ये एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया, ये एक छोटा सा पार्ट कट किया। अब ये जो छोटा सा पार्ट हमने कट किया है, इस छोटे से पार्ट ने क्या किया, यहां पर बनाया आरएनए, और इस आरएनए ने बनाया प्रोटीन, और इस प्रोटीन ने जाकर वही एंजाइम की तरह काम किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, और अल्टीमेटली यहां पर प्लांट की हाइट को या ह्यूमन की हाइट को बढ़ाया। हाइट को बढ़ाया मतलब एक तरह से ले आया कैरेक्टर। अब मुझे बताओ, ह्यूमन की हाइट को लाने के लिए, जो कैरेक्टर लाने के लिए पूरा डीएनए काम आया या छोटा सेक्शन? पूरा डीएनए काम नहीं आता, छोटा सा सेक्शन। और ये जो छोटा सेक्शन जिससे अल्टीमेटली ये कैरेक्टर आया है, इसी छोटे से सेक्शन को कहा जाता है जीन। जीन वो पार्ट है जिससे अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होता है? तो जीन वो पार्ट है जिससे अल्टीमेटली कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। डीएनए के उसी छोटे सेक्शन को हम कैरेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये जीन हाइट को लाने का काम कर रही है, तो इसीलिए इसको मैं कहूंगा जीन फॉर हाइट। ये बच्चों हाइट की जीन है, तो किससे हाइट आने का काम किया जाता है, हाइट लाने का काम करते हैं। अच्छा, इस क्रोमोसोम पे मैंने एक जीन बनाई, कैसे और भी हो सकती? कितनी? बहुत सारी। एक क्रोमोसोम पे कई सारी जीन होती है। एक क्रोमोसोम का नाम सबने सुना है, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है, छोटा? उस छोटे से वाई क्रोमोसोम पे 231 जीन, मॉलिक्यूलर में हम पढ़ेंगे। छुटके से वाई पर कितनी? 231। बार बार पूछा करूंगा मैं, छोटे से वाई पर 231 जीन होती है, तो क्या इन पे और भी जीन होगी? अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इसका ये छोटा सा पार्ट बनाया। अब इस छोटे से पार्ट ने यहां पे बनाया सिखाने के लिए आरएनए, और आरएनए से फिर बना यहां पर प्रोटीन, और ये प्रोटीन मान लीजिए स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, अपनी स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो बताओ ये जीन क्या कलर लाने का काम कर रही? तो ये जीन किसकी हो गई?
कलर की। तो ये जो जीन बनी है, इस जीन को मैं कहूंगा जीन फॉर कलर। ऐसे हमारे अंदर कई सारी जीन है। अगर मैं अपने अंदर ऐसी 1 2 3 4 ऐसे जीन काउंट करूं, तो हमारे अंदर अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स होती है। 30,000। हमारे अंदर कोई 1 2 जीन नहीं है। कितने सारे जीन है? 30,000 जीन अपने अंदर प्रेजेंट होती है। कई सारी जीन हमारी बॉडी के अंदर बैठी है। अब बच्चों, इनमें से मुझे बताओ, जीन हमने उसको कहा जो क्या कैरेक्टर ला रही है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जीन हम उसको कहते हैं जो आरएनए बनाता है। और सिंपल ऐसे बोलेंगे, आरएनए बनेगा तभी तो कैरेक्टर आएगा। तो जीन हम उसको भी कह सकते हैं जो आरएनए बनाए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जीन उसको कहेंगे जो प्रोटीन बनाए। जीन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग साइंटिस्ट ने जीन की अलग अलग तरह से डेफिनेशन दी है। हम जेनेटिक्स में बस इतना समझ रहे हैं, जीन उसको कह रहे हैं जो कैरेक्टर लाने का काम करता है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर चैप्टर में आपको समझाऊंगा, फिर बताऊंगा जीन की डेफिनेशन। लेकिन वहां मैं इसको कई तरह से आपको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ मुझे समझाना होता है। वहां पर आप देखना, मैं जीन को अलग अलग तरह से और डिफाइन कर सकता हूं। अभी इतना ध्यान रखो, डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर ला रहा है उसको हमने जीन नाम दे दिया। एक बात और अब आप नोटिस करिएगा, ये जीन क्या बेसिकली डीएनए ही है? जीन बेसिकली क्या है? बस ये तो आरएनए बना रही थी, इसीलिए बच्चों इस डीएनए को हमने जीन कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए के ऊपर कहीं पर ये लिखा नहीं होता कि आई एम जीन। अरे कभी उसके ऊपर लिखा नहीं होगा कि आई एम जीन। हम जीन उसको कह देते हैं जो एग्जैक्टली क्या बनाता है, आरएनए। बस ऐसे समझो, ये बच्चों डीएनए है। क्या इस डीएनए पर आपको जीन नजर आ रही है? अब मैं आपसे पूछूंगा, इस वाले पार्ट में यहां से लेके यहां तक आरएनए बन गया। अरे बोलो क्या बन गए? जीन। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया? जीन। अच्छा, यहां पे आरएनए बन गया, जीन। यहां आरएनए बन गया, जीन। अच्छा, यहां कुछ नहीं बना तो जीन नहीं। अरे बात समझे ना? बताओ, आप जीन किसको बोल रहे हो? जहां आरएनए बन रहा है, और आरएनए आगे जाके क्या लाएगा? कैरेक्टर। अब सोचिए, जितनी भी ये जीन है, जितनी भी जीन है, क्या ये जीन डीएनए है? क्या सारी जीन डीएनए है? अब बताओ, क्या ये डीएनए है? आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं इसको जीन कहूं? तो क्या डीएनए तो है लेकिन जीन नहीं है? एक लाइन बोलता हूं, ऑल जीन्स आर डीएनए, ऑल जीन्स आर, बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। तो समझ गए ना बेटे? तो जितनी भी जीन है सारा डीएनए है, लेकिन सारा डीएनए जीन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसी जीन की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी दिखती है। एनसीईआरटी ने जीन उसको कहा है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को उन्होंने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से किया। अब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं समझिएगा। मान लीजिए बच्चों, ये तो हो गई पेरेंटल सेल। अब पेरेंटल सेल से नेक्स्ट जनरेशन लानी है। नेक्स्ट जनरेशन लानी है मतलब एक तरह से ये ऑफस्प्रिंग की हम बात करें। अब आप लोग सभी बच्चे थोड़ा दिमाग लगा के बताना, यहां से हमें पेरेंट्स से अब अगली जनरेशन लाना है, मतलब एक तरह से हमें करना है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी। अच्छा, मुझे इस कैरेक्टर को यहां पर भी लाना है, एक जनरेशन से क्या दूसरी जनरेशन में ले जाना है? अब समझाइए, मुझे यहां पर हाइट लानी है, तो बताओ मैं यहां से क्या ट्रांसफर करूं? हाँ? अरे मुझे इस हाइट को यहां लाना है, तो क्या इस हाइट को उठा के यहां से फेंक दूं? तो फिर क्या भेजें? क्या हम यहां पर इस जीन को उठा के डालें? अल्टीमेटली हम पहुंचाएंगे पूरा का पूरा क्रोमोसोम। अच्छा, ये क्रोमोसोम यहां पहुंचा, बताओ इस क्रोमोसोम पर क्या ये जीन लगी है? अच्छा, इस जीन ने यहां पर लगी, तो इस जीन ने फिर वही बात, जैसे ये जीन यहां से यहां पहुंचेगी, बताओ जीन से क्या बनेगा? आरएनए से प्रोटीन है, तो क्या कैरेक्टर आ जाएगा? तो इस कैरेक्टर को लाने के लिए यहां से ट्रांसफर क्या हुआ? तो क्या इनहेरिटेंस जीन की हुई है? अरे देखा जाए तो इनहेरिटेंस जीन की, कैरेक्टर तो तब आया जब जीन गई है। तो अल्टीमेटली पेरेंट से क्या ट्रांसफर होता है? जीन। और इसीलिए इसको कहा जाता है जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि यही इनहेरिटेट होता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा? पेरेंट से बच्चों में क्या ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर या जीन? अरे जीन ट्रांसफर होती है, और ये जीन जाने की वजह से फिर कैरेक्टर बनेगा। अरे यहां से उठकर कोई डायरेक्ट कैरेक्टर थोड़ी आ गया, यहां से इनमें से क्या गया? जीन। अब एक बात बताओ, ये जीन यहां पर सभी बच्चे बताना क्या आरएनए बनाएगी? तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम यहां से डायरेक्ट आरएनए क्यों भेज देते?
नहीं भेज देते। आरएनए जाने में दिक्कत क्या है, सोचो जरा। हाँ, आरएनए एक बार भेज देते तो प्रॉब्लम ये आती कि आरएनए का नेचर, हाँ काफी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करो। स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल। अगर हम यहां से आरएनए भेज भी देते तो ये आरएनए का नेचर कैसा है, अगर ये टूट गया तो फिर कैरेक्टर कैसे आएगा। अरे बात समझे ना। डीएनए का नेचर, तो अगर हम यहां डीएनए को भेज दे, बताओ हमने क्या स्टेबल चीज भेज दी, तो अब ये बार बार क्या बनाता रहेगा, आरएनए प्रोटीन बनाता रहेगा, कैरेक्टर लाता रहेगा। अरे कुछ समझ में आई तो बताओ। अच्छा, इनकी अगली जनरेशन लाना है, फिर आरएनए भेजिए या जीन, ये जीन ही क्यों भेज रहे हर बार, स्टेबल है। अरे बात समझे ना। अच्छा, अगली जनरेशन में जो मटेरियल जाता है, इस जनरेशन से जीन गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया या कैरेक्टर गया, क्या अल्टीमेटली गया तो जीन। तो बताओ, जो अगली जनरेशन में जाता है उस मटेरियल का नाम कहलाता है जेनेटिक मटेरियल। बताओ, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या कैरेक्टर है। डीएनए यानी जीन है। अच्छा, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, स्टेबल है। अरे ये स्टेबल इसलिए पहुंचा रहे, हम यहां से आरएनए को क्यों ट्रांसफर नहीं करते, अनस्टेबल है। अरे टूट जाएगा तो कैरेक्टर कैसे आएंगे। अरे बात समझे। तो बताओ, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम हमेशा किसको मानते हैं, जीन को मानते हैं, डीएनए को मानते हैं। आरएनए को कभी भी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, अनस्टेबल होता है। अरे कुछ समझ में आया क्या सिखा मैंने। जितनी बात मैंने आपको समझाई है इसमें कुछ बातें लिख लीजिएगा। जीन होती क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए, कुछ भी आप लिख सकते हो। सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for segment of DNA which is responsible for appearance of a character, which is responsible for appearance of a character। अच्छा, फिर जीन करके एक लाइन लिखना, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम बच्चों एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वो एरो करके लिख देंगे आरएनए, सही या गलत। फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको मानेंगे, जीन को। ये एनसीईआरटी में साफ लिखा है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आगे यहाँ पे एक लाइन लिखा है, all genes are DNA, all genes are DNA, but all DNAs are all DNAs are not a gene। all DNAs are not a gene। क्लियर, ये समझ में आया सबको अच्छे से। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस जिससे कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाता है। इस कैरेक्टर को अगली जनरेशन में ले जाने के लिए क्या हम कैरेक्टर भेजते हैं, आरएनए भेजते हैं, प्रोटीन भेजते हैं, क्या भेजते हैं, जीन भेजते हैं। और इसीलिए जीन को नाम दिया गया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब बच्चों इस जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं और जीन के इन्हीं डिफरेंट फॉर्म को कहा जाता है अलील। तो नेक्स्ट डेफिनेशन सीखेंगे अलील। अलील, यह इसी को बच्चों में एक नाम हो जाते हैं अलीलोमॉर्फ। अलील टर्म किसने दी, डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने अलील टर्म दी थी। अब ये अलील क्या होता है पहले इसको समझिए। मान लीजिए बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने ये क्रोमोसोम ड्रॉ किया और ये क्रोमोसोम बनाया। ये जो यहाँ पर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम। सेम टाइप से मेरा मतलब ये है कि अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम 1 है। और ये जो सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं सेम टाइप के क्रोमोसोम को नाम दिया जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन
होती है या नहीं होती? हाँ, क्रोमोसोम में तो जीन तो होगी, श्योर है जीन होगी। अब तो यहां पर मैंने एक जीन को लगाया, यहां पर ये जो जीन बैठी है ये जीन है, मैंने कहा जीन फॉर हाइट, हाइट की जीन है। मतलब यहां जो जीन लगी है वो किसकी जीन है बच्चों? हाइट की। अब यहां पर हाइट की जीन है, तो बताओ इस क्रोमोसोम पर क्या हाइट की जीन होगी? एक बात आज बहुत अच्छे से सभी बच्चे सुन लीजिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन हमेशा सेम होती है। अगर इस पर मैं कहता हूं 50 जीन है तो इस पे 50, और वही सेम की सेम। अगर यहां पर हाइट की जीन है तो एग्जैक्ट सेम लोकस पर जो जीन होगी ये भी बच्चों हाइट की होगी। मैंने एक वर्ड बोला लोकस, समझ गए? लोकस का मतलब होता है लोकेशन, पोजीशन। तो जिस पोजीशन पे ये जीन है, सेम पोजीशन पर जो जीन होगी वो भी हाइट की होगी। अच्छा, मैंने कहा यहां जीन कलर की है, तो बताओ यहां। अच्छा, मैंने यहां पर कहा यहां जीन कोड कलर की है, तो यहां सीड के शेप की है, तो यहां बताइए दोनों पर जीन सेम या अलग? तो होमोलोगस पर एक बात आज मैं कह देता हूं, जीन हमेशा सेम होती है। ये बात मैं आपसे कई बार पूछूंगा, याद समझा दिया लेकिन पूछा बहुत बार जाएगा। यहां पे बच्चों अब ये जीन करती क्या है? इस जीन ने सबसे पहले यहां पर बनाया आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और जब ये प्रोटीन बनेगा तो यही प्रोटीन प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा और प्लांट को बना देगा टॉल। मतलब इस जीन ने आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाए, प्लांट को टॉल बनाया। सोचिए, आरएनए प्रोटीन बन रहा है, क्या जीन एक्सप्रेस हो रही है? तो मैं कहूंगा यहां पर जीन का हो रहा है एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन हो रहा है? अब बताओ यहां जीन अलग या सेम? हाँ, तो बताओ ये जीन क्या बनाएगी? आरएनए, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आरएनए आरएनए अलग या सेम? आरएनए सेम तो प्रोटीन भी। तो बताइए यहां प्लांट टॉल ड्वार्फ, टॉल, बताइए क्या यहां एक्सप्रेशन हो रहा है? दोनों जीन बिल्कुल सेम है तो दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं क्योंकि सेम टाइप की। अभी दोनों जीन बढ़िया से एक्सप्रेस हो रहे थे, लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे बच्चों इवोल्यूशन चल रहा है, इवोल्यूशन के साथ साथ इन जीन में बदलाव आ सकता है। इन जीन्स में बदलाव लाने का काम एक ही चीज कर सकती है, और वो चीज कहलाती है म्यूटेशन। मुझे बताओ यहां पर क्या हो गया? अगर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन होने की वजह से हो सकता है कि यहां पे प्रॉपर आरएनए ना बने, प्रॉपर प्रोटीन ना बने, मतलब प्लांट यहां प्रॉपर टोल बने ही ना। तो बताओ क्या यहां पर एक्सप्रेशन हुआ या नहीं हुआ? तो बताइए ये जीन और ये जीन अलग या सेम? हाँ, ढंग से सुनना। होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन तो, लेकिन इस जीन के अब दो फॉर्म हो। जीन का एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस हो रहा है, एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस। क्या जीन सेम है, लेकिन उसके कितने फॉर्म तैयार हो गए? एक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन। तो जीन के कितने फॉर्म तैयार हुए? और जीन के इन्हीं दो रूपों को कहा जाता है अलील। ये जो दो फॉर्म बने हैं, इनमें एक एक्सप्रेस हो रहा है, एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इनको हम अलील कहेंगे। अब ये वाला एक्सप्रेस हो रहा है तो ऐसे अलील को नाम दे देंगे डोमिनेंट अलील। ये बच्चों डोमिनेंट अलील है। तो बताओ ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो ऐसे अलील का नाम रिसेसिव अलील। आप ही बताओ अलील कितने हो जाते हैं? दो। कौन कौन से? या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। अब ये सबको याद होना चाहिए, डोमिनेंट कब बोलना है? एक्सप्रेस हो। रिसेसिव कब बोलना है? एक्सप्रेस ना हो। अब इनमें से जो एक्सप्रेस होता है, ऐसे अलील को हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है इसको बच्चों हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। तो बताओ ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्या कहलाते हैं? अलील। अब मुझे बताना, एक मिनट समझना, गड़बड़ करते बच्चे, क्या ये जीन है? लेकिन इस जीन को अब हमने क्या कह दिया? डोमिनेंट अलील। अरे है तो जीन ही, लेकिन उसको अब हमने डोमिनेंट एलील कह दिया। बताओ क्या ये जीन वही है, लेकिन उसने एक्सप्रेशन नहीं किया, इसलिए उस जीन को अब क्या कह दिया? रिसेसिव। तो जहां जीन थी, क्या एलील भी वही होते? अरे उसी जीन को तो एलील कह रहे हैं, कोई अलग एलील नई चीज नहीं आई है। उसी जीन को क्या कहने लग गए? एलील, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन बंद हो गया, अलग अलग फॉर्म तैयार हो गए। अच्छा, अलील जो होते हैं क्या होमोलोगस क्रोमोसोम पे? अलील कहां प्रेजेंट होते हैं? क्या लोकस भी सेम होता है? तो अलील की सबसे खास बात, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर। अरे बात समझ में? मैंने बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां दिया, इस पर एक क्रोमोसोम पर मैंने बिठाया कैपिटल आर, और मैंने कहा स्मॉल आर को बिठाना। तो समझ के बताना, क्या स्मॉल आर यहां सही है? क्या गलती है?
क्या ये एक क्रोमोसोम पे हो सकते हैं? नहीं, एक में कभी नहीं हो सकते। ये ध्यान रखो, दिमाग लगाओ। यहां टी है तो इस पर अगर मैं स्मॉल टी लिख दूंगा ना, गलत हो गया। कभी भी स्मॉल टी इस पे हो ही नहीं सकता। स्मॉल टी फिर कहां होगा? इसके होमोलोगस पे। अरे बात समझ में? तो यहां तो स्मॉल आर लिखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, क्या यहां स्मॉल आर लिख दूं? यहां क्या गड़बड़ है? लोकस अलग है, तो क्या इसके ठीक सामने लिखा जाए? अब आप ही बताओ, ये आर स्मॉल आर आपस में क्या कहलाएंगे? अलील। अरे कुछ समझ में आया? अलील कहां प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस। इवन अगर यहां पर कैपिटल ए है ना, तो स्मॉल ए यहां भी नहीं होना चाहिए। यहां तो इसके ठीक सामने लोकस भी सेम रखना है, उसी को हम अलील करें। अलील क्या होता, क्लियर हुआ? अच्छा, ये जीन के कितने फॉर्म हो गए? ये नया फॉर्म बनाया किसने? तो क्या अलील आने के पीछे रीजन म्यूटेशन है? अलील आने के पीछे कोई नई चीज नहीं, अपने आप में म्यूटेशन। बात समझ में? तो अलील क्या होता है लिखिएगा। देखिए अलील डिफरेंट फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म, कुछ भी आप लिख सकते हो। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, alternate form of a gene is called, alternate form of a gene is called allele. Allele arise, allele arise due to, allele arise due to mutation. Allele arise due to mutation. Next, allele present on, allele present on same locus of, allele present on same locus of homologous chromosomes. Allele present on same locus of homologous chromosomes. और ये बना भी लो, डायग्राम से बना लो। अलील कहाँ लगे होते हैं? जहां पर जीन होती है ना, जीन को ही हम क्या कह देते हैं? अलील। यहाँ बच्चों मैंने आपसे अलील का करेक्ट प्रेजेंटेशन पूछा है। 1 2 3 4 कौन सही? हाँ बताइए, 1 में क्या मिस्टेक है? हाँ, कभी भी सेम क्रोमोसोम पर नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक है? लोकस अलग अलग है। इसमें क्या मिस्टेक है? क्रोमोसोम ही अलग हो गए। ये तो क्रोमोसोम ही आपस में कौन से हो गए? नॉन होमोलोगस। और लोकस भी काफी अलग अलग है, तो ये तो हो ही सकता। अच्छा, क्या ये सही है? लोकस भी सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम भी है, तो आंसर क्या जाएगा? 4।
तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से इनका करेक्ट प्रेजेंटेशन। क्लियर? यहाँ पे आके बच्चों हमने कुछ टर्मिनोलॉजी अभी क्लियर की, 4 टर्मिनोलॉजी समझाती हैं, कैरेक्टर, अलील, जीन और ट्रेट। इनके बारे में बच्चों मैंने आपको समझा दिया। इसमें अब आपको एनसीईआरटी का एक टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड एलील क्या होता है। उसको समझाने में काफी टाइम लगता है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, उसमें समझने में टाइम लगेगा। तो मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एलील क्या होता है उसका भी क्लास करेंगे। इसमें बच्चों आज आप लोगों को घर जाके एनसीईआरटी में कुछ पार्ट पढ़ना है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से इतना सा, और आज बस यहाँ तक ही पढ़ेगा। अभी ये सब मेंडल की हिस्ट्री वाला पार्ट मत पढ़ेगा, अभी नहीं सिखाया। तो बस ये इतना सा ही पैराग्राफ आज पढ़ेगा। इस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम एक लाइन तो हाईलाइट आज ही कर लीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन मिलेगी आपको, शाहीवाल काऊ। शाहीवाल काऊ कहाँ डेवलप की गई थी? पंजाब। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि शाहीवाल काऊ कहाँ डेवलप हुई थी? पंजाब के अंदर। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोगों को वैसे एनिमल ब्रीडिंग में समझा दिया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री में, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा कि शाहीवाल काऊ जो है वो पंजाब में डेवलप। क्लियर? बाकी तो इतना था पैराग्राफ, ये तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। अगली क्लास में हम यहाँ पर मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड अलील क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज के लिए बच्चे इतना है।